हे गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और क्रिक वाले का एडिशन पे। ये स्पेशल एडिशन हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो आईपीएल ख़त्म हुआ और 2.25 महीने का जद्दोजहद के बाद हमारे पास विनर है और थोड़ी डेजावू फीलिंग है 2025 वाली। तो उसी नोट पे मैं स्वागत करना चाहूँगा पुनीत का भी। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ और जितने भी आरसीबी के फैंस हैं वो तो काफी खुश होंगे। और इतनी मेहनत हुई, इतना अच्छा क्रिकेट देखा हमने, इतने सारी कंपटीशन देखा, इतना क्लोज गेम देखा, लेकिन हमें सबको आशा नहीं थी कि रिजल्ट सेम मिलेगा जो हमको लास्ट में मिला था। लेकिन हमारे जितने आरसीबी के फैंस हैं जिन्होंने काफी साल वेट किया, 18 साल इसका वेट किया, और जो शुरुआत वुमेन्स आईपीएल से हुई थी वो चली आ रहा है। हर साल आरसीबी के हाथ कप लग रहा है। तो बहुत ही कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बधाइयां आरसीबी को, उनके फैंस को जो इतनी खुशी देने के लिए। और विराट कोहली को इतना कुछ देख के हमें बहुत खुशी हुई। तो धवल, थोड़ा इस हफ्ते क्या हुआ फाइनल से पहले, कौन टीम कहाँ पे थी, कैसे प्लेऑफ्स हुए और क्या हुआ, थोड़ा उसका संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स से थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल पुनीत, आई थिंक मैं अभी कांग्रेचुलेशन कहूँगा सारे आरसीबी और विराट कोहली के फैंस को। थॉरली डिजर्व्ड इट। आई थिंक 17-18 साल अगर आपने टीम का साथ नहीं छोड़ा है तो अभी वो फल लग चुके हैं पेड़ पे। और बैक टू बैक ट्रॉफीज कोई छोटी बात नहीं। हमने सिर्फ 2 बार ही देखा है, एमएस धोनी और रोहित शर्मा। तो दिग्गज प्लेयर्स की लिस्ट में रजत पाटीदार और उनकी सेना भी है। तो बात करें लास्ट वीक की, तो आई थिंक प्लेऑफ हमें पता ही था कि Q1 में क्वालिफाई होने का फायदा यही है कि हर साल पिछले 12 साल से यही हो रहा है कि जो Q1 खेल रहा है मोस्टली वही फाइनल खेल रहा है। इस साल भी वही कहानी रही। धर्मशाला में आरसीबी और जीटी का मैच हुआ जहां पे आरसीबी ने बहुत ही कन्विंसिंगली जीटी को हराया, 250 प्लस का स्कोर किया। और जीटी कभी एक चेज में था ही नहीं। तेवतिया के कुछ विनिंग कुछ शॉट्स की वजह से मार्जिन कम हुआ, मगर आरसीबी ने आराम से वो मैच जीता और डायरेक्ट अपनी टिकट अहमदाबाद में बुक कर ली। उसके बाद एलिमिनेटर हुआ जिसको एसआरएच और आरआर में खेला, जहाँ पे वैभव सूर्यवंशी नाम का तूफान आया और एसआरएच और कमिंस की टीम को ले डूबा। और आई थिंक एसआरएच 240 टारगेट चेस करते हुए 190 पे आई थिंक सिमट गया था। तो आरआर Q2 में आ गया फिर, और Q2 में फिर जीटी और आरआर के मैच में फिर से वैभव सूर्यवंशी चमके, मगर उनके साथ कोई दिया नहीं और 215 रन के आसपास जीटी आरआर बना पाया, जो जीटी ने शुभमन गिल के बेमिसाल सेंचुरी की मदद से हासिल कर लिया और जीटी ने अहमदाबाद में फाइनल खेलने का अपना तीसरा मौका पाया। तो इस हिसाब से जीटी और आरसीबी ये 2 टीम क्वालिफाई हुई। और फाइनल के संक्षिप्त में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा आरसीबी का, जैसा पूरे टूर्नामेंट रहा है। और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग लिया और सिर्फ 150 और रन पे जीटी को सिमट दिया। और उसमें भी जीटी के टॉप 3 जो हमेशा उनके हार्ट माने जाते हैं, कोई उसमें से चल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। ना गिल चले, ना साई, ना ये बटलर। और अंत में सुंदर ने थोड़ा बहुत फाइट किया, मगर 37 बॉल में 50 रन थोड़े स्लो थे मेरे हिसाब से, और उसकी वजह से जीटी सिर्फ 155 बना पाया। आई थिंक 30 रन कम थे मेरे हिसाब से। और फिर चेज में कैसे आरसीबी खेला वो हाल मैं पुनीत से जानना चाहूँगा। कैसा रहा आरसीबी का चेज? क्या आपको कभी भी लगा कि आरसीबी खतरे में है, या बहुत ही वन साइडेड था? वन साइडेड था। और बात करूं तो हमने जैसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हमने बात की थी, एक वन ऑफ द रेयरेस्ट बोरिंग फाइनल था। मुझे मतलब वैसे कभी मैं याद करूं तो इतना वन साइडेड फाइनल बहुत ही कम देखने को मिला है आईपीएल में। खासकर जब सीएसके और एमआई जब टॉप पे चलते थे तब तो हमें बहुत ही यादगार फाइनल्स देखने को मिलते थे। लेकिन ये जो फाइनल था, नो डाउट आरसीबी पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करता आया है, डिफेंडिंग चैंपियन था और उसी की चैंपियन की तरह खेला। तो आरसीबी के फैंस के लिए तो काफी खुशखबरी थी, लेकिन हम जो न्यूट्रल फैंस हैं उनको देखने में थोड़ा मजा नहीं आया था, क्योंकि जैसे वेंकटेश अय्यर ने स्टार्ट किया तो मतलब पहले 2-3-4 ओवर में 60 के आसपास रन थे, और आपके फिर रन बॉल आपको जब चेस करना आ जाता है तो फिर तो मतलब कोई करिश्मा ही आपको जिता सकता है। और वो करिश्मा कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक पे विराट कोहली स्टार्टिंग से ही जड़े हुए थे। उन्होंने हर टाइप की क्रिकेट खेली, एग्रेसिव क्रिकेट खेली, संभल के क्रिकेट खेली, और जो 18 साल से उनका जो नाम फेमस है चेज मास्टर, अपना जो दूसरा जो टाइटल आरसीबी ने जीता उसके अंदर उन्होंने चेस करते हुए जिताया। और उन्होंने इसके बाद एक शायद इंटरव्यू में कहा भी
कि उनका एक सपना था कि वो विनिंग शॉट मारे और आईपीएल जीता है, और उनका जो सपना है वो 19 साल बाद जाके पूरा हुआ। तो ये एक बड़ी सी अजीब सी बात है ना कि एक खिलाड़ी जो है वो सब कुछ उसने अचीव कर लिया है, मतलब और कुछ अचीव करने के लिए है भी नहीं, बट उनके भी कुछ कुछ सपने होते हैं जो अभी अनफुलफिल्ड होते हैं, और जब वो पूरे होते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तो विराट कोहली ने ये बातें कल साझा की, तो बड़ा मतलब फाइनल हम न्यूट्रल फैंस के लिए बड़ा बोरिंग था, लेकिन आरसीबी के लिए वो काफी अच्छा था और काफी वन साइडेड मैच था। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि आरसीबी गेम से बाहर जा रही है, खासकर जब विराट कोहली एक एंड पे खड़े हो। तो हमें तो पाकिस्तान का मैच भी याद आता है जहाँ पे 8 में 28 चाहिए था, वो भी हमने कर लिया था। तो यहाँ पे तो 28 में शायद 20 रन चाहिए थे या कुछ चाहिए थे, तो आराम से ही होगा। जी बिल्कुल। मैं इस एडिशन की बात करना चाहूंगा। आपके लिए आरसीबी के 2 मुख्य कारण क्या थे? आप 2 मुख्य कारण चुनिए, मैं भी 2 चुनता हूं। तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या था जो आरसीबी को फिर से टाइटल की तरफ ले गया। मतलब आपके लिए 2 मुख्य एलिमेंट, मे बी प्लेयर हो सकता है, मे बी टैक्टिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं आरसीबी की बात करूं तो उनके बैटिंग में तो दम था ही, पहले से ही दम था, लेकिन हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी निखर के नहीं आ रही थी। उनके बॉलर्स काफी रन देते थे, अच्छा नहीं करते थे। वो कितना भी 250 भी रन बनाए तो भी बॉलिंग में वो हमेशा मार खाते थे। जो इस टूर्नामेंट में हमने पंजाब किंग्स के साथ देखा, वही एक टाइम हाल हुआ करता था आरसीबी का। लेकिन इस टूर्नामेंट में बात करूं तो बैटिंग तो थी उनकी ज्यादा, लेकिन बॉलिंग में जो कम्बैक और जो डिसिप्लिन दिखाई उन्होंने, खासकर भुवनेश्वर कुमार की बात आप कर ले, हेजलवुड की बात कर ले, रसिक सलाम की बात कर ले आप, जिन्होंने कल 3 विकेट लिए। तो मतलब बॉलिंग उनकी काफी इंप्रूव हो गई है पिछले कुछ टाइम से, और वही एक मेन फैक्टर मुझे दिखा कि बैटिंग में तो वो कमाल ही कर रही थे, बॉलिंग में भी उन्होंने कमाल करना चाहिए। और बहुत ही देखा जाए तो इस आईपीएल में बहुत ही बैलेंस टीम नजर आई। इतनी बैलेंस मुझे नहीं लगता कि किसी और टीम का आपको दिखा होगा। पंजाब किंग्स स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन उनमें वो बैलेंस नहीं था। उनकी बैटिंग से ही वो जीत रहे थे, बॉलिंग से नहीं जीत रहे थे। अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बात कर ले तो कभी वो बैटिंग से जीत जाते थे, कभी जोफ्रा आर्चर, कभी वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से वो आगे आ रहे थे, बट उनका ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन आप बैंगलोर की अगर बात करेंगे तो प्लेऑफ्स जो 12 मैच में से उनके 12 जो जीते हैं वो मैच, आई थिंक जो भी है, तो 10 जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो अलग अलग प्लेयर्स हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर ने हर मैच में कंट्रीब्यूट किया है, हर एक प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो काफी मतलब जो आरसीबी की इस जीत का वो सबसे बड़ा रीजन रहा है मेरे ख्याल से। जी, बॉलिंग और कलेक्टिवनेस की आपने बात की, मैं मेरे एंड से ऐड करूंगा सपोर्ट स्टाफ। आई थिंक एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, मो और उनके डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं, और जो भी और उनके आई थिंक फिजिशियंस हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि काफ़ी कूल और कंपोज एनवायरनमेंट रखा। मुझे पहले इंटरव्यू से याद है, जब पहला मैच था तब भी उन्होंने कहा था कि वो डिफेंड की तरह नहीं देख रहे हैं, वो अटैक की तरफ ही देख रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट मुझे लगा कोचिंग स्टाफ का। तो और एंडी फ्लावर के तो मैं क्या ही बात करूँ, आई थिंक कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है शायद जो उन्होंने नहीं जीती है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच एवर का अगर आप टैग देंगे तो उसमें एंडी फ्लावर का नाम जरूर होगा। तो मेरे लिए आई थिंक एंडी फ्लावर, और मैं रजत पाटीदार की भी बात करूंगा कि इतनी हाई प्रोफाइल टीम की कप्तानी लेना, वो भी तब जब 17 साल से 18 साल से आपको सिर्फ असफलता ही या फिर अंत में आके आप चूक जाते थे, वो सब चीज़ें मिली थी। तो उसके बाद आकर कप्तानी करना, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी विराट कोहली हो गए, और आपके क्या बोलते हैं कि ये भुवनेश्वर कुमार हो गए, हेजलवुड हो गए, मतलब बहुत ही इंटरनेशनल एस्टेब्लिश प्लेयर्स को आके कप्तानी करना, टीम को एकजुट रखना, और 500+ रन्स भी बनाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कप्तानी की है, उन्होंने रन्स भी बनाए। और प्लेऑफ्स में उनकी जो वो आती सी इनिंग थी जीटी के सामने, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं पाटीदार और सपोर्ट स्टाफ को चुनूंगा आरसीबी के इस सक्सेस के लिए। तो मैं थोड़ी बात जीटी की भी करना चाहूँगा। आई नो कि फिर से फाइनल हारे हैं, मगर 5 सीजन में 3 फाइनल खेलना, 4 बार प्लेऑफ्स में जाना, तो ऐसी क्या चीज़ है जो जीटी को जनरली एनालिस्ट इतना टॉप पे पिक नहीं करते, मगर ऐसा क्या है कि जीटी आईपीएल में हमेशा परफॉर्म करता है आपके हिसाब से? व्हाई दे आर सो कंसिस्टेंट? मुझे लगता है कि उनका जो बैलेंस है टीम का, वो काफी वो लोग सही से पिक करते हैं। प्लेइंग 11 जो है वो काफी सही पिक करते हैं, और जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। वो ज्यादातर जो फोकस है उनका, अगर आप देखेंगे तो बॉलर्स पे रहते हैं, बॉलर्स पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। बॉलिंग स्ट्रेंथ वाली टीम वो बनाते हैं हमेशा। कभी भी आप ऑप्शन अगर उनका देखेंगे तो वो ज्यादा उनका बॉलिंग फोकस टीम रहता है। और कुछ भी कह लो, प्लेयर्स कितने भी अच्छे रन बना लें, कितने भी बैटर कितने
बड़े बड़े छक्के मारने, लेकिन टूर्नामेंट जो है वो बॉलर से जीतते हैं और जीटी ने वही फॉर्मूला अपना के रखा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे उनकी बैटिंग में तो पहले 3 के बाद जो चौथे नंबर से उनकी बैटिंग में उतना कुछ दम था नहीं, कोई भी बैटर जो है इतने अच्छे फॉर्म में था नहीं, जो हमको फाइनल में भी दिखा कि जब हमारे टॉप 3 फेल हो गए जीटी के तो फिर कोई उतना कुछ खास करने को है और इतना स्कोर नहीं होता है। तो उनका जो फोकस है वो बॉलिंग पे है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कोचिंग स्टाफ और ये सब बहुत मेहनत करते हैं, काफी स्ट्रेटेजाइज करते हैं गेम से पहले, जिसका रिजल्ट उनको फील्ड पे फिर मुझे लगता है कि जीटी भले एक ही सीजन अगले जीते, लेकिन काफी सक्सेसफुल टीम रही है अभी तक 4 या 5 सीजन। जी मेरे पास नंबर्स हैं। आई थिंक 2022 से अगर आप विन लॉस का रेशियो देखोगे तो टॉप 2 टीम्स में जीटी और आरसीबी है, तो नंबर्स भी ये बैक करते हैं कि जीटी वन ऑफ सक्सेसफुल टीम है पिछले 5 साल में, 22, 23, 24, 25, 26। और आई थिंक आपने बहुत सही कहा कि एक मिडिल ऑर्डर की जो वीकनेस है वही उनको हर्ट कर गई इस बार, क्योंकि टॉप 3 नहीं चल रहे हैं। जैसे आरसीबी में हमने देखा है कि टॉप 3 नहीं चले तो आपके पास पाटीदार है, आपके पास किंग डेविड है, आपके पास कृणाल पंड्या है, जितेश शर्मा का फॉर्म नहीं है मगर वो भी एक है, रोमारियो सेफर्ट भी है, तो ऐसे नाम मेरे को जीटी में नहीं मिलते। तो आई थिंक जीटी के थिंक टैंक के लिए अगले मिनी ऑक्शन में और 2028 से होने वाले मेगा ऑक्शन में आई थिंक मिडिल ऑर्डर ओरिएंटेड टीम को बनानी पड़ेगी। डेविड मिलर का लॉस मेरे लिए सबसे बड़ा लॉस है, सो आई थिंक जीटी 2 करोड़ में ही डीसी को जाने दिया, वो आई थिंक वो फाइट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो जीटी और आरसीबी की बात हो गई। अभी ओवरऑल आप मैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की भी बात कर दूं। ऑरेंज कैप हमारे 15 साल और 65 दिन के नौजवान भारतीय खिलाड़ी जो आप ही के राज्य बिहार से आते हैं, वैभव सूर्यवंशी। तो सेफ टू से कि ये आईपीएल वैभव सूर्यवंशी के लिए याद किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अंदर की बात करें तो जैसे आईपीएल अभी तक हम क्यों देखते थे, क्योंकि ड्रीम 11 पे खेलते थे हम, काफी प्लेयर लोग ऐसे हैं जो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता था। अभी इस साल से तो गवर्नमेंट ने वो सब हटा दिया, तो जो इंटरेस्ट लोगों का जो जगाया, जो आईपीएल देखने पे मजबूर किया है, वो ना विराट कोहली ने किया, ना एमएस धोनी ने किया, ना रोहित शर्मा ने किया, वो किया है इस 15 साल के लड़के ने। और इस 15 साल के लड़के ने जो धमाका किया है इस आईपीएल में, मतलब, और जैसे जैसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और हमें तो लग रहा था खाली वो स्लॉगर हैं, सिर्फ स्लॉग कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई 2 में अगर आपने देखा, जब जहाँ पे बॉल फंस के आ रहा था, जहाँ पे इतना आसान नहीं था बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स में, वहां पे उन्होंने काफी सूझबूझ बड़ी बैटिंग करी और जिसकी मदद से 200 प्लस स्कोर वापस राजस्थान ने खड़े किए थे। वो बात अलग है कि सेकंड इनिंग्स में पिच गॉट बेटर और जीटी जीत गए। और जो भी अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी, एक तो उनका एज फैक्टर इतना कम है, इतने है, और दुनिया के महानतम बॉलर, चाहे वो बुमराह ले लो या भुवनेश्वर ले लो या हेजलवुड ले लो, कोई भी बॉलर, पैट कमिंस ले लो, किसी को भी उन्होंने मतलब बॉलर तो भले उन्होंने रिस्पेक्ट दी हो, लेकिन उनकी बॉलिंग को रिस्पेक्ट नहीं दी। उन्होंने जहां बॉल मिला उसको मारा और वो देख के काफी मजा आया। और मैं कहना चाहता हूँ कि अब क्योंकि एमएस धोनी तो रिटायर हो चुके हैं, अब वो हमको खेलते हुए दिखेंगे नहीं, रोहित शर्मा के भी कुछ ही दिन बाकी हैं, विराट कोहली भी हमें कुछ ही साल खेलते हुए नजर आएंगे। तो अब जो आईपीएल का ब्रांड चाहिए था, एक नया फेस चाहिए था, आई थिंक वैभव के अंदर उनको वो मिल चुका है। और आई थिंक वो अभी 15 साल के हैं तो काफी लंबा आईपीएल खेलेंगे। तो आईपीएल एज अ ब्रांड, एज अ फेस वैल्यू के लिए वैभव का इतना अच्छा करना आईपीएल के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग काफी जुड़े हैं उनके नाम से और उनकी वजह से आईपीएल अभी और चलेगा। जी बिल्कुल। और जब 2028 में मेगा ऑक्शन होगा, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर आरआर का फर्स्ट या सेकंड पिक वैभव होगा, क्योंकि आरआर डेफिनेटली वैभव को ऑक्शन में तो नहीं जाने देना चाहेंगे, नहीं तो वहां से तो वो हाथ नहीं आएंगे। तो वैभव बहुत ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। मैं जस्ट होप करता हूँ कि इस एज में थोड़ा सा आई थिंक आपको संयम की जरूरत होती है, वो संयम और वो मार्गदर्शन उनको मिलता रहे। उनके ट्रेड्स बहुत अच्छे हैं। मैंने जब भी उनको किसी ग्रेड्स के साथ बात करते हुए, मैंने उनको नमन करते हुए, पैर छूते हुए देखा है, जो भारत की सभ्यता रही है। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके ऑफ द फील्ड बिहेवियर से भी, क्योंकि इस एज में थोड़ा बहक जाना बहुत ईजी होता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वो बहुत ग्राउंडेड हैं, तो आई थिंक ये उनकी स्पेशलिटी। और उनसे ज़्यादा दूर नहीं रहते साई और गिल, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी वो हार गए और वैभव हमारे ऑरेंज कैप के विनर रहे। पर्पल कैप में मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ हूँ, नो डाउट कगिसो रबाडा को मिला है और राइटली सो, ही इज डिजर्व्ड इट। बट मेरे हिसाब से बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मेरे लिए तो भुवी है। और एक मैच जो भुवी को कम मिला है क्योंकि वो Q2 नहीं खेले हैं, तो आई थिंक वही वजह से वो एक विकेट से रह गए हैं, मगर दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो बट स्टिल एक विकेट ज्यादा की वजह से रबाडा हमारे पर्पल कैप के विनर हैं।
तो ये तो कुछ अवार्ड्स की बात हो गई। MVP अगेन हमारे वैभव फुल ऑफ अवार्ड्स जीते हैं। और आई थिंक हम लोग अब सोशल मीडिया पे रहते हैं तो हम डिबेट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सारी डिबेट्स देखी हैं, पढ़ी हैं, जहाँ पे लोग कह कि उनका इंटरेस्ट ड्विंडल हो रहा है, मतलब वो लेवल पे उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा IPL में भी जो पहले आता था। तो क्या आप उससे सहमत हैं, नंबर 1? और अगर हैं तो क्या वजह लगती है आपको? ड्रीम 11 का चले जाना, या बड़े स्टार्स का ना खेलना, या लैक ऑफ क्लोज मैसेज, या बहुत लंबा फॉर्मेट आपको लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? पहली बात जो मैंने आपको कही, ड्रीम 11 जैसे जितने भी फैंटेसी गेम ऐप्स थे, इनका गवर्नमेंट ने बैन किया तो वो काफी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। मैं बाकी सबकी छोड़ी, मैं अपने पर्सनली बात कर रहा हूँ। अगर मेरी टीम नहीं खेल रही है, मेरा कोई फेवरेट प्लेयर नहीं खेल रहा, तो मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं आता देखने में, मैं किस लिए वो मैच देखूं। और लास्ट ईयर तक चलो हम 50 रुपए लगाते थे या 100 रुपए लगाते थे, किस नंबर पे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो थोड़ी एक्साइटमेंट रहती थी वो देखते। तो पहला तो बट ऑब्वियस है, कोई माने या ना माने, फैंटेसी एप्स का बैन होना बहुत ही बड़ा डेंट किया है इंटरेस्ट में IPL के। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जैसे हम एक कॉन्टेस्ट होता है बॉल और बैट के बीच में, बट ये कॉन्टेस्ट बहुत ही कम हो गया। खाली आप 250 के स्कोर देख रहे हो, 260 के देख रहे हो, और वो स्कोर चेज भी हो जा रहे हैं, तो मतलब वो काफी ज्यादा हो गया है। अगर आप 150 160 के स्कोर देख रहे हो और उसमें अगर सामने वाली टीम जद्दोजहद लगा रही है, मुश्किल से जीत रही है या फिर हार जा रही है, तो थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है। जो हम, जैसे मैंने कहा कि MI और CSK जब टॉप पे थे तब हम ऐसे मैचेस देखा करते थे, तब काफी पीक पे था IPL और काफी मजा आता था उस टाइम IPL देखने में। लेकिन अब ऐसा है कि अब मतलब काफी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाने लगे हैं, जिसकी वजह से जो आप, चलो ठीक है, एक मैच अगर आप देख रहे हो किसी ने 250 मारा और वो चेज हो गया, 250 मुश्किल से चेज हुआ, लास्ट बॉल पे चेज हुआ, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट भी आता। अगर दो ओवर पहले ही हो गया तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। काफी सारे मैचेस ऐसे हैं जिसमें आप देख रहे हो कि हाई स्कोर बन गया और वो आसानी से चेज हो जा रहे हैं। अब क्वालिफायर 2 की बात करने, 2014 बनाया था राजस्थान रॉयल्स ने। ये प्लेऑफ्स है, प्लेऑफ्स में अगर आप देखेंगे 200+ स्कोर तो काफी कम ही बने होंगे चेज करते हुए, लेकिन GT ने जैसे उसको चेज किया, मतलब वो ठीक है। अब जो GT के फैंस होंगे उनको देखने में बड़ा मजा आएगा, बट एज ए क्रिकेट फैन हमको तो देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया। तो ये सब चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही है इंटरेस्ट में। और तीसरी बात आपने जो कही, जो लंबा टूर्नामेंट है, अगर ये सब चीजों में अगर इंटरेस्ट आपका पैदा नहीं हो रहा, तो इतना लंबा टूर्नामेंट कोई उसके साथ क्या कहते हैं, कोप अप नहीं कर पाएगा, उसके साथ नहीं रह पाएगा, आप हर मैच फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक ये इतना लंबा टूर्नामेंट भी थोड़ा एक नेगेटिव चीज दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है इस बार। जी, आपने बहुत फेयर पॉइंट्स रेज किए, तो ये सारे पॉइंट्स तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ड्रीम 11 तो आई थिंक सरकार के हाथ में, तो उसमें तो लोग कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक फॉर्मेट की मैं बात करूँ तो मैंने ऐसा सुना है कि 2028 से 94 मैचेस की तरफ जा रहा है। तो मैं तो और कंसर्न हूँ कि फिर तो शायद आपको 2.5 महीना या 3.25 महीना लग जाएगा। तो पता नहीं आप कैसे कोप अप कर पाओगे। और चर्चाएं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इश्यू है। तो आई थिंक या तो एक चीज़ यही है कि आप डबल हेडर्स बढ़ा दो, मगर जितने डबल हेडर्स बढ़ाओगे उतना आपको आफ्टरनून गेम्स खेलना होगा, उतना आपको अनरियल एनवायरनमेंट जहाँ पे इतनी गर्मी है उसमें आपको खेलना होगा। तो वो सारे फैक्टर्स BCCI के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि BCCI कुछ ना कुछ तो सोच रहा है। मैंने कहीं पे ऐसी भी न्यूज़, अनकन्फर्म न्यूज़ देखी है कि शायद सितंबर अक्टूबर भी वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। मगर उसमें वही चैलेंज रहेगा कि उसमें कोई ना कोई टीम का होम सीजन चालू होता है, तो आपको अप्रैल और मई की तरह कंप्लीट ब्लैंक सीजन नहीं मिलेगा। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं BCCI के सामने। और गवर्नमेंट का जो GST बढ़ाया है टिकट रेट्स पे, उसकी वजह से भी मैं आपको बता दूं, तो अभी IPL फाइनल हुआ था और इससे पहले वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। तो वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने अगर 2500 की टिकट ली है तो वो मुझे अंडर 2700 या 2800 में मिल जाएगा। मगर सेम अगर मैंने IPL टिकट ली है तो उस पर मेरे को 40% GST भी देना होगा। तो वो टिकट सीधा आपको 3500 3600 की पड़ जाएगी। तो आई थिंक ये भी एक रीज़न है कि आपका टिकट प्राइस भी बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ BCCI के लिए जो उस पर वो लोग काम करेंगे। आई थिंक मेरे को इसलिए वुमेन्स प्रीमियर लीग पसंद है। 15 या 20 डेज में ख़त्म हो जाता है। तो समथिंग आई थिंक फॉर BCCI टू वर्क अराउंड। ओके, तो फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा, आप अगर IPL 2026 याद करोगे तो क्या आपकी यादें रहेंगी वैभव और ये के अलावा? वैभव और पंजाब किंग्स का डाउनफॉल। हाँ, वो मतलब वो एपिक डाउनफॉल ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी टीम के साथ हुआ होगा। मुझे हालांकि बहुत लंबा हो गया है IPL, 20 साल का हो गया, 19 साल का हो गया IPL, तो काफी हुआ भी होगा। लेकिन जो रिसेंट मेमोरी है वो पंजाब किंग्स ने बड़ी
बहुत ही जबरदस्त दी कि भाई इतना ऐसा लग रहा था कि टॉप 2 में फिनिश करेंगे, जीतेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मैं तो अगर आप वैभव की बात हटा दे, आरसीबी का डोमिनेशन हटा दे, तो मैं तो पंजाब किंग्स के लिए ही याद रखूंगा इस सीजन। मैं थोड़ा बहुत बॉलर्स को याद रखूंगा। आई थिंक मुझे भुवी, कगिसो, रबाडा, जैसा आपने कहा कि इतने 6 और ये सब के सैलाब में मेरे को भुवी, रबाडा और एसआरएच के 2 यंग बॉलर्स सकीब और हिंगे और आर्चर का स्पेल, तो मेरे को आई थिंक ये कुछ बॉलर्स याद रहेंगे। आई थिंक उनके स्पेल्स ने मुझे प्रभावित किया, और स्पेशली भुवनेश्वर कुमार का फाइनल का स्पेल देखो, जहाँ पे उन्होंने लाइनअप करके दोनों बैट्समैन को परेशान किया। तो आई थिंक ये सारी मेमोरीज मैं लेके जाऊंगा। और बीइंग अ सीएसके फैन, एमएस को ना देखना वो भी मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज फीलिंग थी, बट उस फीलिंग के साथ आई थिंक अब रहना होगा। तो 27 से मैं यही देखना चाहता हूँ वो किस कैपेसिटी में आएंगे। अभी भी ही हैजंट ऑफिशियली रिटायर्ड, तो हम उनके अटकलों पे बात नहीं कर सकते। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेके जाऊंगा। और एक हाँ, ड्रॉप कैचेस, मैंने इतने ड्रॉप कैचेस अपनी लाइफ में नहीं देखे जितने मैंने शायद इस आईपीएल में देखे हैं। और जनरली हम ऑफिस और क्रिकेट में भी, ऑफिस और फ्रेंड्स के साथ भी क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ आई थिंक हम लोग कैचेस ड्रॉप करते हैं, मगर मुझे नहीं याद है वहाँ भी हम इतने इजी कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है, स्पेशली पंजाब की टीम। ओके, मूविंग ऑन। और कोई आईपीएल में हमारे से रह गया चर्चा या नहीं? ठीक है। ओके, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ मैं एक्स पे और इस पे कि कैप्टन, ये अगला जो सीजन आएगा आईपीएल का, उसमें कैप्टनसी हमें चेंजेस काफी देखने को मिलेंगे। आई थिंक एक ऑलरेडी अनाउंस हो गया। हाँ, एक ऑलरेडी अनाउंस हो गया। और आज मैंने एक बड़ा ही अजीब सा पढ़ा, लेकिन क्या है कि एक्स पे लोग काफी सारी बातें करते हैं, तो मुझे तो हंसी आई उसको देख के। आपको पता नहीं क्या लगेगा। मैंने पढ़ा कि आरसीबी में विराट कोहली वापस आएंगे अगले साल कैप्टन बन के। बुरा ना लगे। आई थिंक वो कैप्टनसी वाले पोस्ट पे मुझे सिर्फ यही पॉइंट ऑड लगा था, बाकी मेरे को ठीक लगा। आई थिंक आपने अच्छा पॉइंट उठाया। मैं अगर अपनी से पर्सनली बात करूं तो ऋषभ पंत तो चेंज होंगे, कंफर्म है। मैं हार्दिक पांड्या भी कंफर्म बोल सकता हूं कि चेंज होंगे, और हार्दिक शायद ट्रेड भी हो जाएंगे। मेरे को अजिंक्य रहाणे भी कंटिन्यू होते हुए नहीं दिख रहे, और मुझे अक्षर पटेल पे भी डाउट है। तो ये 4 कप्तान तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हमें मोर और लेस नहीं दिखेंगे। और थोड़े बहुत प्रश्न चिन्ह जहाँ रहेंगे वो है मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़, और एक और कैप्टन है रियान पराग। आई थिंक ये 2 कैप्टन ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से थोड़े प्रश्न चिन्ह में आएंगे, खासतौर से ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि बहुत ही बड़े फ्रेंचाइज को आप तीसरा सीजन लगातार प्लेऑफ ना ले जाना पाना बहुत ही बड़ा डिस रिजल्ट है। तो मेरे हिसाब से 4 से 6 कप्तान ऐसे हैं जो शायद हमें ना देखें। आपका क्या प्रेडिक्शन है? कोई मैंने मिस किया है कैप्टन? और हाँ, मुंबई मैंने कवर कर लिया। मुंबई आपने कवर कर लिया है। एलएसजी तो अनाउंस कर दिया है उन्होंने। मुंबई का भी अनाउंस ही है आई थिंक उनका। हाँ, मुझे रियान पराग अभी कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि जो राजस्थान का रियान प्रेम है वो आई थिंक इस बार क्वालिफायर 2 तक गए। उनका पहला सीजन एज ए कैप्टन, और अगर आप एज ए कैप्टन क्वालिफायर 2 तक अगर आप जाते हो तो डिसेंट परफॉर्मेंस है। तो हाँ, तो वो तो मुझे नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे। पैट कमिंस भी मुझे लग रहे हैं कि वो भी कंटिन्यू करेंगे। शुभमन गिल तो हाँ, ही इज द फेस ऑफ गुजरात टाइटंस, और रजत पाटीदार तो जीते ही हैं। तो इनके अलावा जो बच रहे हैं वो उनके ऊपर थोड़ा सवाल निशान है। और आई थिंक श्रेयस अय्यर भी हम मान के चलते हैं कि कंटिन्यू कर लेंगे। श्रेयस अय्यर भी कंटिन्यू करेंगे, वो उनपे कोई डाउट नहीं है। हाँ, टीम में डाउट है। टीम में काफी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि काफी सारी चीजें लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट हमको दिखाई दी। अर्शदीप ने भी काफी सारे जो पोस्ट है उनके इंस्टा के वो डिलीट किए। काफी सारी कंट्रोवर्सीज उधर दिखने को मिली लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो टीम हमें चेंज दिखेगी, लेकिन कैप्टन तो श्रेयस ही करते दिखाई देंगे जी। और आई थिंक 2027 मिनी ऑप्शन है, तो इतना शायद मैसिव चेंजेस ना हो, बट हाँ, ट्रेडिंग विंडो में आई थिंक मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। मेरे को हार्दिक, ऋषभ ट्रेडिंग विंडो में ऑलरेडी जाते हुए दिख रहे हैं, और अटकलें ये भी है कि शायद हार्दिक और कैमरून ग्रीन का स्ट्रेट स्वैप हो जाएगा कलकत्ता और एमआई में, ऐसा सुना है मैंने। तो देखते हैं क्या है सच्चाई। वो आई थिंक हमें जब नवंबर या दिसंबर आएगा तभी थोड़ा आइडिया लगेगा, जब ऑप्शन होगा, मिनी ऑप्शन उससे पहले। ठीक है।
ओके, मेरे पास कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स हैं। इस वीक न्यूजीलैंड का इंग्लैंड का दौरा स्टार्ट होगा, जहाँ पे 3 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। वो WTC का पार्ट है, तीनों टेस्ट मैच, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसके अलावा अफगानिस्तान का ऐतिहासिक भारत का दौरा है, जहाँ पे एक टेस्ट मैच 3 वनडे खेलेगा। तो वो टेस्ट मैच 6 तारीख से शुरू होगा न्यू चंडीगढ़ में। तो वो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, और हमारा जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा आई थिंक श्रीलंका का टूर है वेस्ट इंडीज का, वो एक दौरा चालू होने वाला है। और हम अपने पड़ोसियों की तो कवर नहीं कर रहे, तो उस पर बात नहीं करेंगे। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर करने वाला है बांग्लादेश में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको अब काफ़ी दिखने वाला है, जो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा ICC ने अब अप्रूवल दिया है, जहाँ पे टेस्ट मैच चल रहा है, और अगर बेड लाइट है, और अगर दोनों बोर्ड, लेट्स से कि श्रीलंका का इंडिया का दौरा है, और दोनों बोर्ड एग्री करते हैं पहले से, तो आप बेड लाइट के वक्त फ्लड लाइट्स ऑन कर सकते हो, और आप रेड की जगह पिंक बॉल से खेल सकते हो। अभी मैं पुनीत से ऑफलाइन बात कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या ये आपको वर्किंग लग रहा है? क्योंकि मुझे तो बहुत डाउट लग रहा है, आप कैसे मैच, एक चालू मैच में रेड से पिंक पे शिफ्ट हो जाओगे, वो भी कितने ओवर पुराना बॉल होगा, कैसे कैप्टन डिसाइड करेगा, कैसे एम्पायर डिसाइड करेगा? तो क्या ये आपको लॉजिस्टिकली अपर लग रहा है होगा, या ये सिर्फ बोलने के लिए ये रूल आ गया है? नहीं, अगर रूल आया है तो जब मैचेस ऐसे फंसेंगे जहाँ पे दोनों टीम को एडवांटेज है या दोनों टीम को डिसएडवांटेज है, कोई भी मतलब अपर हैंड नहीं है, तो टीम्स जरूर ये ट्राई करना चाहेंगी। लेकिन अगर आप देखा जाए तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पिंक बॉल से वैसे भी काफी टीम जो है वो दूर ही रहना चाहती है। तो देखते हैं, मजा आएगा अगर कोई किसी टीम ने चूज किया तो। लेकिन जैसे आपने कहा कि दोनों टीम जो है वो एक ही दोनों टीम एग्री करनी चाहिए, तो वो तो मुझे काफी कम लग रहा है कि बहुत कम चांसेस है कि दोनों टीम एग्री करेंगे। अगर एक टीम चाहेगी तो दूसरी टीम अपोज करेगी, दूसरी टीम चाहेगी पहली टीम अपोज करेगी, तो दोनों एक साथ आना, आई थिंक 10 में से शायद आपको एक मैच देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये रूल चेंज था इसलिए हमने बता दिया। उसके अलावा आई थिंक लेग साइड का वाइड जो पहले एक्सपेरिमेंट बेसिस पे चालू किया था ICC ने, वो परमानेंट यूज होगा, जहाँ पे बैट्समैन अगर अपना पोजीशन से लेग से स्टंप्स की लाइन के अंदर आ जाता है, और अगर बॉल स्टंप्स के लाइन के बाहर जा रहा है, तो पहले यूजुअली एम्पायर वाइड ही देते थे। अब वो एक गाइडलाइन रहेगी, अगर उसके अंदर है तो वाइड नहीं होगी। आई थिंक ये अच्छा रूल है। और हेड कोच और डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपकी टीम के होंगे, वो अब अलाउ किए जाएंगे ड्रिंक्स ब्रेक में अंदर आने के लिए। तो जैसा IPL या अलग लीग्स में होता है, वो आपको इंटरनेशनल में भी दिखेगा। और T20 क्रिकेट में अब 15 मिनट का ही इंटरवल होगा, पहले आई थिंक 20 या 25 मिनट होता था, तो अब मैंडेटरी 15 मिनट्स हो गए। और इसके अलावा वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर से चालू होने वाला है, फरवरी 14 से फरवरी 28 में होगा। और 10 टीम, आई थिंक इसमें 8 टीम खेलेंगी इनॉग्रल सीजन में, और अभी के लिए श्रीलंका होस्ट है इसका। तो ये कोई बड़ी न्यूज़ है वुमेन्स क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से। और वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो वुमेन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में अगले वीक से शुरू हो जाएगा, तो हमारी सारी निगाहें आप उस पर चली जाएंगी। और उसके लिए हम एक स्पेशल एपिसोड करेंगे, जहां हम भारत की टीम, भारत का ग्रुप और भारत के चांसेस को भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो खत्म करने से पहले, अभी जो 2.5 महीने का अकाल आया था इंटरनेशनल क्रिकेट का, क्या आप वापस तैयार हैं फिर से पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जुड़ने के लिए? जरूर, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप से शुरू हो रहा है, और 6 महीने या कितने 7 महीने पहले ऑलरेडी एक अच्छी यादें दी थी उन प्लेयर्स ने। तो हम आशा करते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया से बाहर हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और हम फिर से एक बार चैंपियंस बनेंगे। जी बिल्कुल, पिछले 7 महीने में हमें वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप जीता, मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है, और अगर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं, तो आप एक तरीके से भारत की वाइड बॉल क्रिकेट में दोनों फॉर्मेट मेंस और वुमेन्स में बादशाहत देख सकते हैं। तो हम डेफिनेटली चीयर करेंगे हमारी गर्ल्स के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वुमेन इन ब्लू विल आल्सो शाइन। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं उसके साथ ही। और खत्म करने से पहले आप कुछ ट्रिविया लाए हैं? मैं इस बार का ट्रिविया तो नहीं लाया, लेकिन लास्ट टाइम का जो आप पूछा था उसका आंसर मैं लाया हूँ। तो आप पहले सवाल कर लीजिए। ओके, मैं थोड़ा सा पीछे था वो एपिसोड, तो मैं सवाल भूल गया हूँ, आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं? वो था कि आई थिंक सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए IPL में एक सीजन में पर्पल कैप लिया। हाँ, तो एक नाम तो मुझे याद है, हर्षल पटेल, इन्होंने 32 विकेट्स लिए थे। लेकिन एक और प्लेयर है जिसने सेम नंबर ऑफ विकेट्स लिए थे और पर्पल कैप लिया था। तो आई डोंट नो दूसरा प्लेयर कौन है, बट 2 प्लेयर्स हैं।
ओके, और इस बार कागिसो रबाडा ने 30 विकेट लिए हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं रहे हैं top से, तो काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर, ये भारतीय के नाम ये रिकॉर्ड है। और ट्रिविया की बात चली है तो मैं वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में हु इज़ द हाईएस्ट, विच इज़ द हाईएस्ट स्कोर इन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? कोई भी टीम से हो सकता है, पर वो वर्ल्ड कप में होना चाहिए। इंडिविजुअल स्कोर और टीम स्कोर? इंडिविजुअल। ठीक। तो इस जवाब और भारतीय टीम के एनालिसिस के साथ हम आपको मिलेंगे अगले एडिशन में। हमारे ये एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आरसीबी और